चलिए आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन सी। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। मार्वल पेपर 2, सॉरी मार्वल पेपर 3, सेक्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स ईच। अब यहां पे क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, कोई भी 4 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे आउट ऑफ 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 4 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। ये बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ध्रुवा, दर्शी एंड प्राची आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2. At the end of the year, after preparation of final accounts, it is realized that the competition of interest on drawings is missed out. So interest on drawings of 2000, 1600 and 1200 respectively. Write out the journal entry for rectification. अब यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने ये 3 पार्टनर्स थे, ध्रुवा, दर्शी, प्राची। इनका प्रॉफिट लॉस बटा गया था 5/3/2 में। एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने फाइनल अकाउंट्स बनाया और उन्होंने रियलाइज किया कि उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंट्री करना बाकी ही रह गया था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या होता है, किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स किया, अगर किसी पार्टनर ने, समझिए किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स किया, समझिए किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स किया, किसी ने पैसे घर खर्च के लिए निकाले, समझिए 1 लाख रुपए निकाले, तो जैसे उसने पैसे निकाले तो उसको उस पर इंटरेस्ट देना होगा फर्म को, तो फर्म को तो वो इंटरेस्ट लेने का आएगा, तो वो क्या बन जाएगी, इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्म ने पैसा उठाया वो पार्टनर से, तो वो कैपिटल मिलता है, तो उस पर फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट देना होता है। सिमिलरली जब फर्म में से पार्टनर पैसा उठाता है घर खर्च के लिए, तो उसको भी ब्याज देना पड़ता है फर्म को, तो वो उसकी इनकम बन जाती है। तो ये आपकी इनकम बन गई। तो अगर ये आपकी इनकम बन गई तो इनकम क्या होगी, क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सामने डेबिट क्या होगा, तीनों पार्टनर से पैसे लेने हैं 2000, 1600 और 1200 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 2000, 1600, 1200 रुपए हम ध्रुवा, दर्शी और प्राची से ले लेंगे। तो फर्म को पार्टनर से पैसा लेना है बिकॉज उसका इंटरेस्ट लेने का बनता है, तो फर्म को पार्टनर से पैसा लेना है 2000, 1600 और 1200 ये पैसा लेना है और वो उनकी इनकम बन जाएगी। करेक्ट। तो हम इन तीनों को डेबिट करेंगे, तो मैंने इन तीनों को यहाँ पे डेबिट कर दिया है और टोटल 4800 ले लिया है। अब मान लीजिए कि ये पैसा फर्म को लेना है, तो फर्म की तो इनकम बन जाएगी। अब ये जो फर्म की इनकम बनेगी तो ये पीएन लप्रो में कहा जाएगी, ये पीएन लप्रो में जाएगी क्रेडिट साइड पे कि भाई हमें पीएन लप्रो में हमें इंटरेस्ट मिला है 4800 का जो पहले नहीं मिला था। अब वो अगर आपको मिला है तो वो आपकी इनकम बन जाएगी। फिर आप अकाउंट क्लोज करोगे 4800 का, और 4800 का जब अकाउंट क्लोज करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4800 का प्रॉफिट मिलेगा। और वो प्रॉफिट किनको बढ़ेगा, ध्रुवा, दर्शी और प्राची को, ध्रुवा, दर्शी और प्राची को। और ये किस रेशियो में बटेगा, 5/3/2। तो 4800 इंटू 5/10 कितना हो जाएगा, 4800 इंटू 5/10 इट इज, इसका आधा कर लो, इट इज 2400 रुपीज इसको देने हैं। फिर 4800 इंटू 3/10, अब आप 10 में से ये हटा दो, 480 इंटू 3 इट इज 1440। तो आप 1440 यहां पे लिख दोगे। उसके बाद 4800 इंटू 2/10, तो यहां हो जाएगा हमारा, इट इज 480 इंटू 2 इट इज हो जाएगा 960। तो यहां डाल देंगे हम लोग 960। तो ये आपका आ गया प्रॉफिट जो आपको इनको देना है। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो इसकी एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड का प्रॉफिट हुआ है और हमें पार्टनर्स को देना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ध्रुवा, दर्शन, प्राची इन द रेशियो 5:3:2। तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। तो ऊपर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट किया था बिकॉज पार्टनर से लेना था, बिकॉज ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना है और वो प्रॉफिट बन गया, और प्रॉफिट अब पार्टनर्स को देना है इन द रेशियो 5:3:2। तो ये हमारा क्रेडिट हुआ है। तो टोटल क्रेडिट हमारा 2400 का है, डेबिट 2000 का है, तो 400 हमारा क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। एनी डाउट्स?
नो डाउट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे 1600 डेबिट है और 1440 क्रेडिट है, तुम्हारा डेबिट हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड 160। और यहाँ 1200 डेबिट है, 960 क्रेडिट है, तो 240 डेबिट हो जाएगा। तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी कि भाई दर्शी अकाउंट डेबिट, प्राची अकाउंट डेबिट 160 240 टू ध्रुवा अकाउंट। दर्शी अकाउंट डेबिट 160, प्राची अकाउंट डेबिट 240, टू ध्रुवा कैपिटल अकाउंट 400 रुपीज। बड़ा ही सिंपल है। और अगर आप इस तरह से दोनों एंट्रियां जो मैंने पास की थी उसको कंबाइंड एंट्री करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ क्रेडिट है, चलिए मैं एक पेन ले लेता हूं तो वो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये 1400 जो क्रेडिट है वो डेबिट होके निकल गए आमने सामने। अब यहाँ 2000 डेबिट है, 2400 क्रेडिट है, तो ऑटोमेटिकली 400 रुपए क्रेडिट हो गए ध्रुवा के नाम से। फिर यहाँ 1600 डेबिट है और 1440 क्रेडिट है, तो यहाँ पे 160 ज्यादा डेबिट है, तो वही हमने 160 यहाँ पे डेबिट कर दिया, ज्यादा है। उसके बाद इन्होंने 1200 रुपए डेबिट किए हैं और 960 क्रेडिट किए हैं, तो ज्यादा डेबिट कितने हुए हैं, 240 ज्यादा डेबिट हुए हैं, तो वो 240 हमने यहाँ पे डेबिट कर दिए हैं। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और वो बात कुछ इस तरीके से है। Apurva, Akshay and Ari are partners in the partnership firm. Profit and loss sharing ratio is 1:2:2 between them. All partners have decided to change profit and loss ratio into 3:2:1. Now calculate the sacrifice ratio of partners. So Apurva, अक्षय और एरी 3 पार्टनर्स थे, उनका पुराना रेशियो 1:2:2 था और नया रेशियो इनका 3:2:1 है। हमें सेक्रिफाइस रेशियो ढूंढना है। चलिए 3 पार्टनर्स हैं, हम ले लेते हैं। तो उनका नया रेशियो जो है वो 1:2:2, इट इज 1/5, 2/5 और 2/5 होगा। और अब जो ओल्ड रेशियो था, मतलब न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, करेक्ट, तो न्यू माइनस ओल्ड हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा दैट इज सेक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। तो यहां हमारा पॉइंट है कि भाई यहां एलसीएम आएगा, इट इज कॉल्ड नया रेशियो हमारा है जो 3:2:1 जो मैं दिया हुआ है सब में। ओल्ड रेशियो लिख दिया, न्यू रेशियो उसमें से माइनस कर देना है। तो अब बात करेंगे डेट इज 1, तो यहाँ एलसीएम जो आएगा वो 5:6, इट इज 30, तो एलसीएम यहाँ 30 आ जाएगा, करेक्ट। अब ये 6 and 15 कैसे आए, तो 1 into 6 इट इज, बिकॉज 5 6 are 30, तो 1 6 are 6 और 6 5 are 30, तो 3 5 are 15, तो 6 minus 15, तो इट इज अबाउट 9/30 आपका रेशियो आ जाएगा, इट इज -9/30, करेक्ट। और ये हमारा जो रेशियो है वो गेनिंग रेशियो, बिकॉज न्यू रेशियो जो है बराबर वो ओल्ड रेशियो से क्या है, दैट इज कम है, करेक्ट। तो जो सॉरी ओल्ड माइनस न्यू किया है हमने, तो एक मिनट में एक बात देख लेने दीजिए। हाँ जी, तो इनका ओल्ड रेशियो 1:2:2 था और न्यू रेशियो 3:2:1 है। तो यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू किया है, तो ओल्ड रेशियो जो इनका था वो क्या था, ओल्ड रेशियो जो है वो कम है और न्यू रेशियो जो है वो ज्यादा है, इसलिए गेनिंग रेशियो होगा। सो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, बड़ा जो माइनस में आएगा तो वो गेन होगा और प्लस में आएगा तो सेक्रिफाइस रेशियो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका 2/5 माइनस 2/6 व्हाट इज दिस, देखते हैं। तो अगर इनका एलसीएम आएगा 30, 5 6 30, अब दैट इज 6 5 6 30, 2 6 12 और 6 5 30, 2 5 10, 12 minus 10 it is 2/30, this sacrifice ratio of अक्षय। फिर 5 6 30, अब बात करेंगे 5 6 30 तो 2 6 12 और 6 5 30, तो 1 5 5, it is that, तो 12 minus 5 it is called 7/30, सिंपल सा फंडा है। तो ये दोनों हो गए सेक्रिफाइस रेशियो, इन दोनों ने 2/7 में सेक्रिफाइस किया है और वही 9 उसने गेन किया है, किसने, अपूर्वा ने। चलिए बड़ी सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आते हैं,
इन विच सर्कमस्टांसेस कोर्ट कैन पास द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब किस केस में कोर्ट आती है बोलती है पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दो। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पार्टनर कोर्ट में जाके केस फाइल करता है? व्हेन एनी पार्टनर फाइल्स द सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स द कोर्ट ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन, मतलब जब कोई भी 3 पार्टनर होते हैं उसमें से कोई भी 1 या 2 पार्टनर जाके फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट में फाइल करते हैं। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां जिसमें बेस पर कोर्ट में हम फाइल कर सकते हैं कि भाई भैया फर्म को बंद कर दो। मान लो कि ए, बी और सी पार्टनर हैं और सी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ए ने या ए और बी ने मान ली जाके कोर्ट में केस फाइल किया भैया फर्म बंद कर दो, क्योंकि ए और बी पहले सी को रिक्वेस्ट करते भैया आप रिटायर हो जाइए बिकॉज आप फर्म के लिए फिट नहीं है, तो वो रिटायर होने के लिए मान नहीं रहा है और हम ये दोनों मिलकर भी उसको निकाल नहीं सकते। तो ऐसे केस में ए और बी जाके कोर्ट में केस फाइल करते हैं और बोलते हैं कि फर्म को डिसॉल्व कर दो। तो ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके बेस पर कोर्ट बोलेगा भैया एक काम करिए फर्म को डिसॉल्व कर दीजिए? तो कोर्ट के पास भी कुछ पावर होनी चाहिए, मतलब किन ग्राउंड्स पर कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। तो पहली बात जो यहाँ पे है वो ये है कि पार्टनर पागल हो चुका है, इट इज ऑफ अनसाउंड माइंड। अब मान लो ये पार्टनर पागल हो चुका है और जाके किसी बंदे के पास जाके परचेज बिल साइन करके आता है 1 करोड़ का। अब 1 करोड़ का परचेज का बिल साइन करके आएगा तो ए बी सी तीनों को चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में तो ये पागल कहीं भी जाके कुछ भी साइन करके आएगा तो हम तो पार्टनर तो फर्म तो बंद जाएगी इसमें कि उनको चुकाना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कोर्ट में जाके फर्म पार्टनर क्या करता है फर्म को डिसॉल्व कर देता है। व्हेन पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, मान लो जो तीनों सिंगल्स थे बस सी की आवाज चली गई, तो अब सी की आवाज चली गई तो ये पार्टनरशिप फर्म में करेगा क्या? अचार डालेगा। तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं रिटायर हो जाए, तो ये रिटायर भी नहीं हो रहा है। करेक्ट। ऐसे केस में क्या होता है ए और बी जाके कोर्ट में जाके फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं। थर्ड पॉइंट द पार्टनर अंडरटेक मिसकंडक्ट अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म और अगेंस्ट बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है कि फर्म के जो पैसे वो जुए में जाके हार के आता है, घोड़े पे लगा के आता है। करेक्ट, मतलब मिसकंडक्ट करता है या कोई अग्रीमेंट इसको बोला गया है कि भैया आप परचेज नहीं कर सकते फिर भी जाके परचेज करके आता है। इसको बोला गया है कि आप ये क्या बोलते हैं आप सेल नहीं कर सकते, ये तो भी जाके सेल करके आता है। तो बार बार इसके साथ अग्रीमेंट किया होता है तो वो एग्रीमेंट तोड़ता रहता है। तो हम इसको बोलते भाई ठीक है फर्म को डिसॉल्व ही कर दो। मतलब पार्टनर विलफुली और पर्सनली ब्रीच द पार्टनरशिप अग्रीमेंट, या तो इसने मिसकंडक्ट किया है मतलब जाके हमारे पैसों की को घोड़े के जुए में लगा दिया, बराबर जुए में जाके हार गया, इट इज कॉल्ड मिसकंडक्ट। और अग्रीमेंट पर्सिस्टेंटली ब्रीच किसको बोलते भाई हमने इसके साथ अग्रीमेंट किया है कि भाई आप परचेज नहीं कर सकते फिर भी आइए परचेज करने चला गया। हमने बोला तो सेल नहीं कर सकता तो भी ये सेल करने चला जाता है। तो ये हमने जो अग्रीमेंट बार बार सब करते हैं वो तोड़ता रहता है। तो हम बोलते हैं भाई ठीक है बंदे के साथ हम बिजनेस नहीं कर सकते, फर्म डिसॉल्व कर दो। मतलब पार्टनर ट्रांसफर इज होल इंटरेस्ट in our partnership to third party without the consent of other partner। मान लो सी है, सी मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी ए को वो जानता था, बोलता है भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप एक काम करो मेरा जो इंटरेस्ट है 10 लाख रुपए का इस फॉर्म में वो आप पूरा ले लो। तो बंदे ने क्या किया 6 लाख रुपए दिए और फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म का इंटरेस्ट ले लिया। अब ए और बी एक्चुअली सी पे भरोसा करते थे, बराबर वो तो ए को जानते भी नहीं है तो वो उसका डील कैसे करेंगे। मान लीजिए ए नहीं, इसमें हम जेड कर देते हैं। मान लीजिए कि ये जेड है, इसने अपना पूरा जो इंटरेस्ट है वो किसी जेड को बेच दिया। अब ए और बी तो सी पे भरोसा करते थे इसलिए उसको पार्टनर बनाया था, पर मान लीजिए अब सी ने क्या किया जेड को अपना इंटरेस्ट बेच दिया। अब जेड को तो ए और बी जानते भी नहीं है, बिना ए और बी के पूछे उसने जेड को अपना इंटरेस्ट बेच दिया। तो ए और बी उसका बिजनेस नहीं करते तो उसको जानते ही नहीं है तो भरोसा कैसे करेंगे। मान लो कॉम्पिटिटर के का कोई व्यक्ति हो या ये इसके साथ हम चल नहीं पाते हो, तो ऐसे केस में ए और बी जाके कोर्ट में जाके फर्म डिसॉल्व कर देते हैं। When the firm constantly incurred losses, फर्म लॉस कर रही है, प्रॉफिट हो ही नहीं पा रहा है, फिर भी सी बोल रहा है मैं तो फर्म चलाऊंगा मैं तो चलाऊंगा, तो ये फ्यूचर प्रॉफिट कमाएगी। अब 3 साल हो गए लॉस हो रहा है अभी तक प्रॉफिट हुआ नहीं है, तो इसको समझा नहीं सकते, छोड़ो फर्म को डिसॉल्व कर। When the court find any other grounds, कोई भी और ऐसे ग्राउंड्स मिल जाए जो इसके जैसे ही हो,
बड़ा जिसके केस में फर्म चल नहीं पा रही हो, तो ऐसे केस में कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि या तो पार्टनर अनसाउंड हो जाना चाहिए, दूसरा या तो वो अपना ड्यूटीज वो परफॉर्म नहीं कर पाना चाहिए, या तो उन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया हो, या पर्सनली ब्रीच किया हो अग्रीमेंट को, या उसने पूरा इंटरेस्ट बेच दिया हो, या तो कंसिस्टेंटली लॉस हो रहा हो, या ऐसा कोई जस्टिफिकेबल ग्राउंड्स हो। सो पास्ट जर्नल एंट्रीज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ते हैं। पास्ट जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इतना ही याद रखिए भैया कि जब फायदा हो तो रिलेशन क्रेडिट होगा, और जब नुकसान हो तो रिलेशन डेबिट होगा। अब क्या होगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस चुकाना है फर्म को, तो एक तरह का नुकसान है, करेक्ट, तो आपको चुकाना है। सिंपल सी बात है, नुकसान का रिलेशन डेबिट हो जाएगा, और आपको पैसे देने हैं 10,000 रुपए, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज पैसा जा रहा है, बड़ा एसेट डिक्रीज क्रेडिट हो जाएगा, सामने रिलेशन डेबिट होगा बिकॉज नुकसान हुआ है, बिकॉज डिसोल्यूशन एक्सपेंस आपको चुकाना है, फर्म को बंद करने का जो खर्चा है वो आपको चुकाना है, तो एंट्री आई रिलेशन टू बैंक। अब यहाँ का हुआ बैड डेट 12,000 रुपए की हो गई, वो हमने राइट ऑफ कर दी, आउट ऑफ विच 8,000 रुपए रिसीव हुए हैं। अब देखिए एक बात आप समझिए, इस लॉजिक को समझिए, आपकी बैड डेप्ट हो गई। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाता हूं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, समझिए। मान लीजिए कि साल के किसी पर्टिकुलर डेट को आपने किसी डेटर को माल बेचा था, मान लीजिए कि आपने रवि को माल बेचा, तो एंट्री हुई रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपने सेल्स किया था रवि को 12,000, कितने का भाई सेल्स हुआ है वो भी देख लेते हैं, 12,000 रुपए। मान लीजिए एज्यूम किया है मैंने, यहाँ पे रवि ये बात नहीं कहूंगा मैं, तो 12,000 रुपए का मैंने उसको सेल्स किया, तो मैंने एंट्री की रवि टू सेल्स। अब ईयर एंड हो गया, रवि ने बोल दिया भैया अब पैसे नहीं है, पार्टी उठ गई, इट इज आई एम पासिंग थ्रू इंसॉल्वेंसी, मेरे पास पैसे ही नहीं है, चुकाने के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है, करेक्ट। तो हमने क्या किया, भैया चलिए रवि तो अब पैसा देना नहीं है, तो उसकी बैड डेट बुक कर दी, भाई हमारी बैड डेट बुक, नुकसान हो गया, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रवि कर दिया कि अब रवि तो हमको कोई पैसा देने वाला नहीं है, रवि को हमने डेबिट किया था कि हमें पैसे लेने, अब तो वो कुछ देने वाला है नहीं, तो उसको हटा दो, क्रेडिट करके निकाल दिया मैंने 12,000 रुपए, और ये मैंने नुकसान बुक कर लिया कि 12,000 रुपए मेरे नुकसान हो गया। अब हुआ यूं कि अगले साल रवि की आत्मा जाग उठी, वो बहुत पैसे कमाने लगा, बहुत पैसे कमाने लगा भाई सर को अब पैसे चुका देने चाहिए, तो उसने बोला ठीक है मैं पैसे चुका देता हूं, तो उसकी आत्मा जागी, तो उसने 8,000 रुपए दे दिए। अब 8,000 रुपए जब उसने दिए तो कैश तो आया होगा मेरे पास, तो कैश अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया, कितने रुपए, 12,000 रुपए, करेक्ट, मैंने 12,000 रुपए डेबिट कर दिए कि कैश आई मेरे पास, 12 नहीं मेरे पास आए, सॉरी 8,000 मेरे पास आए थे, तो मेरे पास 8,000 रुपए आए हैं, उसने 8,000 रुपए दिए कि आत्मा जाग हुई, तो 8,000 रुपए दिए। अब ये जो पैसे मिले हैं ये तो मेरी इनकम हो गई। सर कैसे कैसे कैसे, बेटा देखो रवि तो डेबिट था, क्रेडिट होके निकल गया, तो आपस तो रवि क्रेडिट कर ही नहीं सकता, बिकॉज जो पैसा मुझे मिलने वाला था और उसको मैंने लॉस के बुक कर लिया था, और अब उसकी आत्मा जागी तो तब जाके उसने मुझे पैसा दिया, तो मैं यहाँ पे क्या क्रेडिट करूंगा, अगर ये डिसोल्यूशन नहीं होता तो मैं टू बीडीआर डेबिट करता, करेक्ट, मुझे बैड डेट रिकवर्ड हुई मेरी, पर यहाँ पे डिसोल्यूशन हो चुका है तो मैं बीडीआर क्रेडिट नहीं करूंगा, बिकॉज अब जो भी इनकम आती है हम किसमें डालते हैं, रियलाइजेशन में। कितने रुपए, 8,000, करेक्ट, तो पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, सामने रियलाइजेशन क्रेडिट करेंगे। एनी डाउट्स, नो डाउट्स, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया 8,000 रुपए, और वो हमारा फायदा है तो हमने रियलाइजेशन में क्रेडिट कर दिया। चलिए बात करेंगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म, बट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन 40,000 इज रियलाइज्ड फ्रॉम इट। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल फर्म चल रही थी, अब देखो ऐसा कब होता है, आप पहले ये समझिए, मान लीजिए एक फर्म चल रही थी, मान लीजिए एक फर्म चल रही थी, मान लीजिए फर्म का नाम था, बराबर, फर्म का नाम था कल्याण ज्वेलर्स, और ये चला रहे थे एबीसी, ये फर्म चला रहे थे एबीसी, ठीक है, फर्म कई सालों तक चलती रही, 5 इयर्स 10 इयर्स हो गए फर्म को, बराबर। अब तीनों पार्टनर्स को
अमेरिका में एक अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी तो इन्होंने सोचा इंडिया में फर्म को हम बंद कर देते, बिकॉज इसमें इतना प्रॉफिट नहीं, 100 करोड़ रुपए का तो क्या प्रॉफिट है, चलो जाने दो, बेटर है हम लोग 1000 करोड़ के लिए अमेरिका चले जाते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस कि तीनों पार्टनर्स ने 10 साल तक बिजनेस किया पर उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, इसलिए ये फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि फर्म प्रॉफिटेबल नहीं है, ऐसा नहीं कि फर्म में लॉस हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि पार्टनर जो है वो मान नहीं रहा है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। कंडीशन ये है कि अब इनको यहाँ से अमेरिका जाना है, अब ये भी इंडिया में है, अभी सोच रहे हैं इनको अमेरिका जाना है और इस फर्म को अमेरिका में जाके खोलेंगे और वहां से पैसा बनाएंगे, हम इंडियन फर्म को यहाँ बंद कर देते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, इस बिजनेस का ऑलरेडी 10 साल हो चुके हैं तो उसकी अपनी गुडविल खड़ी हो गई होगी। अभी गुडविल जो है, अभी मान लीजिए 40,000 रुपीज की इसकी गुडविल खड़ी हो गई है, बराबर सर 100 करोड़ का बिजनेस है, 40,000 गुडविल, बेटा बुक्स में समझ लो अभी। अब 40,000 गुडविल इनकी खड़ी हो गई। अब ये मान लीजिए फर्म बेच रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, या तो उस फर्म को डिसॉल्व करके नाम बेच रहे हैं। नाउ व्हाट हैपन, इनको 40,000 ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इन्होंने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया और इनकी बैलेंस शीट में गुडविल नहीं होगी, देयर इज नो गुडविल इन बैलेंस शीट। अब इसके आपने फर्म बेची तो आपको 40,000 अलग से मिले, बराबर। आपने मान लो इंडियन फर्म बेची, मान लिया कल्याण ज्वेलर्स ने अपनी फर्म बेच दी किसी और ज्वेलर्स वाले को और उसको 40,000 गुडविल के मिले। अब ये तो ऑलरेडी बुक्स में गुडविल खड़ी ही नहीं थी, फिर भी इसके पैसे मिले, तो एक तरह का फायदा ही हुआ ना बेटा। अब ये जो फायदा हुआ तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन क्रेडिट कर देंगे, और पैसा मिला है तो कैश आई है तो कैश डेबिट कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो कैश तो रियलाइजेशन होगा बिकॉज बुक्स में तो खड़ी होगी नहीं, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, on 1st April 2017, Navia Limited issued 6,011% डिबेंचर ऑफ ₹100, यहाँ रुपीज है बेटा, क्वेश्चन मार्क नहीं है, रुपीज है, each at a discount of 5%. So all the debentures are redeemed after 6 years on 31/3/2016 at a premium of 10%. भैया एक सिंपल सा फंडा है, इशू किया 5% डिस्काउंट में, रिडीम किया 10% प्रीमियम में, आपको नरेशन नहीं देना, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है। चलिए बड़ी सिंपल सी बात है। तो चलिए एक सिंपल सा फंडा है, पहले ना आप एक बात समझ लीजिए, इसको मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं, पर अगर आप मेरे डिबेंचर के बेसिक वीडियो देखोगे तो आपको डिबेंचर का एक्टर मोस्ट प्रोबेबली 2.5 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा। मैं इसके वीडियो यूट्यूब पे रख दूंगा, वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, हम रख देंगे कंसेप्ट के वीडियो, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपको ऐसा बोला गया, सब में देख लेते हैं कि नाविया लिमिटेड 6,100 रुपए का डिबेंचर 5% डिस्काउंट में इशू किया है। सर रिडेम्पशन प्रीमियम है बेटा, रिडेम्पशन प्रीमियम को भी इग्नोर कर दो, मैं आपको तो बेसिक चीज समझा रहा हूं, उस पर ध्यान दो। तो आपका क्या हो रहा है कि 6,000 डिबेंचर इशू किए 100 रुपए के भाव से, दैट इज 6 लाख रुपए के डिबेंचर हो गए, और आपका 6,000 डिबेंचर 5 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो 6,530,000 का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपके हाथ में आएंगे 570। अब इसकी एंट्री क्या होगी, तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि बैंक अकाउंट, बैंक से पैसे आएंगे हमको 570, करेक्ट है। फिर क्या होगा, 2 डिबेंचर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन इन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में लिया, तो मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्टली ज्वाइंट एंट्री करूं तो मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बराबर 2 डिबेंचर। अब ये एंट्री कर लो 2 डिबेंचर, तो ये एंट्री कैसे होगी, तो ये एंट्री होगी आपको बैंक, आपने डिबेंचर कितने के इशू किए, 6 लाख रुपए के, आपको डिस्काउंट कितने का आ गया, इट इज 30,000 रुपीज का, करेक्ट। तो बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर 6 लाख रुपए का। नाउ व्हाट हैपेंस, जब भी आपको, ये तो बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर की एंट्री तो हो ही गई हमारी, सिंपल सा फंडा है, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर 6 लाख रुपए का आ गया। नाउ व्हाट हैपेंस, तो ये इश्यू करते डिस्काउंट तो आ गया, अब रिडीम करते हमारा 10% का प्रीमियम भी है, करेक्ट। तो 10% का जो प्रीमियम है उसको मैं अभी ही बुक करना होगा, बिकॉज ये हमको भविष्य में चुकाने पड़ेंगे 10 रुपए, यानी आपको 6,000 डिबेंचर 6,000 पे आपको 100 रुपए तो चुकाने, किस चीज के, जो फेस वैल्यू है, इट इज कॉल्ड 6 लाख रुपए। अब आपको क्या करना है, 600 पे 6,000 डिबेंचर पे 10 रुपए और चुकाने हैं, दैट इज
60,000 रुपए। तो टोटल आपको बैंक से कितने चुकाने पड़ेंगे? 6,60,000 रुपए। करेक्ट। तो उसकी एंट्री क्या होगी? अगर आपको डिबेंचर, ये जो आपकी लायबिलिटी है, तो वो पैसे आपको चुकाने होंगे। अब ये जो आपका रिडेम्पशन प्रीमियम है ना, जब भी आपका रिडेम्पशन प्रीमियम हो, एक शॉर्टकट याद रख लो कि जब भी आपका रिडेम्पशन प्रीमियम हो तो एक शॉर्टकट अपने दिमाग में बिठा के रखो कि वो रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए ये जो 60,000 है उसको हमेशा यहां पे ऐड कर देना होता है। कैसे? ऊपर लॉस और नीचे प्रीमियम 60,000। अब ये कैसे आएगा? ऊपर लॉस और नीचे प्रीमियम, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और नीचे टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, बिकॉज ये मेरी लायबिलिटी है, हमें भविष्य में चुकाना है। करेक्ट। और ये हमारा क्या हो जाएगा? लॉस, दैट इज कॉल्ड कि ये हमें पैसा जमा करना है, वो हमें अगले 5 सालों में जमा करना है। 60,000 रुपए या 4 सालों में जमा करना है, 10 सालों में 15,000 रुपए जमा करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ? तो यही आपको जो 60,000 रुपए आपको चुकाने भविष्य में 60,000 रुपए, तो वही आप जमा करोगे यहाँ पे 60,000 रुपए। करेक्ट। और आप चाहो तो इन दोनों को भी ज्वाइंट लिख सकते हो, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही पैसे जब आपको चुकाने होंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम टू बैंक, तो आप यहाँ एंट्री करोगे कि आपको भविष्य में ये दोनों चीजें ही चुकानी है, तो एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डिबेंचर कितने से आएगा? दैट इज कॉल्ड 6 लाख रुपए, ये 60,000 रुपए, टू बैंक हमारा 6,60,000। बड़ा सिंपल है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब क्या होता है, तो ये आपको क्लियर होगा, पर इन दोनों की दो दो एंट्रियां होती है। अब ये लोग क्या करेंगे? बैंक, अब ये आपकी एक मैंने ज्वाइंट एंट्री कर दी, ये मैंने आपकी एक ज्वाइंट एंट्री कर दी। अब ये लोग इसकी एंट्री कैसे करेंगे? बैंक डिस्काउंट लॉस डेबिट करना चाहिए। करेक्ट। और फिर टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम करेंगे। अब ये लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डिबेंचर नहीं डालेंगे, ये लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करेंगे। फिर यहाँ पे वापस ये लोग लिखेंगे क्या? दैट इज यहां पे जो इन लोगों ने किया है, बैंक डिस्काउंट लॉस टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। अब यहां पे क्या करेंगे ये लोग कि जो पैसा आया उसको अलग लिख लेंगे और बाकी सब चीजों को अलग लिख लेंगे। तो इसकी दो एंट्रियां होती हैं। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने? 570। और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर डिस्काउंट, फिर लॉस टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। इस तरह से वो लोग एंट्री करें, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। ये क्या होता है कि आपका डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट और क्रेडिट होकर निकल जाता है, तो बैंक डिस्काउंट लॉस टू डिबेंचर, यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज एक्स्ट्रा हो रही है कि ये जो डिबेंचर है ना यहाँ पे, दैट इज डिबेंचर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, उसकी जगह ये लोग क्या करते हैं? पहले बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलग से कर देते हैं, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर डिस्काउंट लॉस टू डिबेंचर टू प्रीमियम। ये जॉइंट एंट्री करने के लिए दो अलग अलग एंट्री करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूं, अगर मेरी एंट्राइटी को क्लियर ना हुई हो तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट 570 तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 570, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 570, फिर डिस्काउंट 30 का, लॉस 60 का, तो डिबेंचर 6 लाख के, तो प्रीमियम 60,000 का। अब देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं, मैंने ये एप्लीकेशन निकाल दिया, तो मेरी बैंक की यहां पे आ जाएगी। तो मेरी एंट्री क्या होगी? बैंक डिस्काउंट लॉस टू डिबेंचर टू प्रीमियम। तो वही तो इन्होंने मैंने किया, बैंक डिस्काउंट लॉस टू डिबेंचर टू प्रीमियम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने वही चीज की, पर इन लोगों ने उसको दो टुकड़ों में कर दिया, बिकॉज गुजरात बोर्ड इसको दो टुकड़ों में मांगता है, तो आपको दो टुकड़ों में ही देना होगा। और मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आपको पहले बैंक डिस्काउंट और डिबेंचर, यानी जो नॉर्मल एंट्री होती है ना, बैंक डिस्काउंट और डिबेंचर, सिर्फ वही कर लेनी है। करेक्ट। अब देखिए आपको पहले एक ही चीज कर लेनी है, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये हो गया आपका 6 लाख का, ये हो गया आपका डिस्काउंट दैट इज 30,000 का,
और ये हो जाएगा π70। फिर रिटेंशन प्रीमियम का क्या करना है, ऊपर लॉस और नीचे प्रीमियम, बस यही करना है। आपको नॉर्मल रेशियो की एंट्री होती है वही करनी होती है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो, जो रिडेम्पशन प्रीमियम है उससे ऊपर लॉस और नीचे प्रीमियम लगाना होता है बस, और कोई इसमें मगजमारी नहीं है। करेक्ट, सिंपल सी बात है। तो यही आपको एंट्री करनी है। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये आमने सामने कैंसिल हो जाएगा। तो बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर ये आपने ज्वाइंट एंट्री कर दी। फिर जो रिडेम्पशन प्रीमियम है उसको कर लेना है, ऊपर लॉस और नीचे प्रीमियम, सिंपल सा फंडा है। ले आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको डिबेंचर चुकाने हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने एंट्री की थी डिबेंचर रिटेंशन प्रीमियम टू बैंक, अब इसकी भी ये लोग दो एंट्री करेंगे। देखिए डिबेंचर आपको चुकाने 6 लाख रुपए के, 60,000 के आपको प्रीमियम चुकाना है टोटल मिला के, बिकॉज यही दोनों आपको चुकाने हैं। टू बैंक की जगह ये लोग लिखेंगे टू डिबेंचर होल्डर्स, फिर आप देखेंगे डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, ये डेबिट क्रेडिट निकल गया तो अल्टीमेटली ये बैंक के ऊपर आ गया। तो यहाँ दो एंट्री होती है, ये दोनों मिलकर होल्डर को चुकाना है, तो होल्डर को हम चुका देंगे। सिंपल सा फंडा है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट रुकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ कैपिटल, किस तरह कैपिटल है। शेयर कैपिटल जो होता है वो ओनरशिप दिखाता है, बिकॉज जो भी इंसान शेयर होल्डर होता है वो मालिक होता है, तो इज ओनर ऑफ सिक्योरिटी, और शेयर होल्डर को ओनर माना जाता है। हालांकि डिबेंचर जो होता है एक तरह का बोरोड कैपिटल होता है, ये क्रेडिटर सिक्योरिटी है और ये एक तरह का क्रेडिटर होता है कंपनी का। सर कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। मैं कह रहा हूं भाई बेटा ऐसा होता है कि जब ये कंपनी होती है ना, सर इसका आप कॉपीराइट करा लो घर का, क्योंकि आप सारी कंपनियों में घर ही बना रहे हो। हाँ बेटा देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इक्विटी इश्यू करता हूं, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होगा, समझो ये मेरा राम करके मेरा बंदा है, अगर ये मेरा इक्विटी शेयर, अगर मैंने इसको इक्विटी शेयर होल्डर हो इक्विटी इशू की, तो ये मेरा कंपनी का मालिक हो जाएगा, ये मेरी कंपनी का मालिक हो जाएगा। और अगर मैंने इक्विटी इशू करके पैसे लिए इससे 10 लाख रुपए, तो ये मेरी कंपनी का मालिक बन जाएगा। करेक्ट। और अगर हमने डिबेंचर इशू किए शाम को, अगर मान लो मैंने डिबेंचर इशू किए शाम को और मान लीजिए मैंने उससे 10 लाख रुपए लिए हैं, करेक्ट, तो ये मेरी कंपनी का लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर बन जाएगा, बिकॉज मुझे उसको ये तरह की लोन है जो मैंने उससे ली है, ये क्या है लोन ली है, और यहां मैंने क्या किया ओनरशिप सिक्योरिटी दी हुई है, तो ये मेरा क्रेडिटर है कंपनी का और ये मेरी कंपनी का ओनर है। बात सिंपल है। तो ये ओनरशिप सिक्योरिटी होगी और ये क्रेडिटर सिक्योरिटी होगी, ये कंपनी का ओनर बन जाएगा, ये क्रेडिटर बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट चार्ज अगेंस्ट सिक्योरिटी, बहुत सिंपल सी बात है। जब भी मैं इक्विटी इशू कर रहा हूं, मतलब जब मैं मालिकी अधिकार ही दे रहा हूं, याद रखिए जब मैं मालिकी अधिकार दे रहा हूं तो एक बात बड़ी क्लियर है, जब मैं मालिकी अधिकार देता हूं तो एक बात बड़ी क्लियर है कि मुझे जब मैं इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूं और सामने पैसे ले रहा हूं, मुझे कोई भी एसेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोई मशीन प्लांट मुझे गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। जबकि जब मैं डिबेंचर इशू करता हूं तो मैं एक तरह से लोन ले रहा हूं इनसे, तो सामने मुझे कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, और जो भी चीज में गिरवी रखूंगा मशीन या प्लांट, उसको मुझे आरओसी के अंदर रजिस्टर भी कराना होगा। जब मैं आरओसी के अंदर रजिस्टर कंपनी में रजिस्टर कराऊंगा तो इसको हम चार्ज बोलेंगे। जब आप कोई चीज गिरवी रखवाते हो, बराबर कंपनी में जब डिबेंचर होल्डर्स को या लोन लेते हो कोई चीज गिरवी रखते हो, तो उसको आरओसी में रजिस्टर कराना पड़ता है, इसको हम चार्ज बोलते हैं। करेक्ट। तो शेयर होल्डर्स को हम कोई शेयर होल्डर्स उनको ओनरशिप सिक्योरिटी दी जाती है, तो उन्हें कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती है। जबकि इसमें क्या होता है, जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं तो हम जनरली फिक्स या फ्लोटिंग चार्ज लगाते हैं। सब फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, जब भी आप मशीन या प्लांट की भी रखते हो तो उसको हम फिक्स चार्ज बोलते हैं, बिकॉज वो बदलता नहीं है। जब हम स्टॉक की भी रखते हैं तो उसको फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं, बिकॉज हर बार आप स्टॉक बेचते हो और फिर नया स्टॉक लाते हो, तो वो आप नया स्टॉक की भी रख रहे हो, तो इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग चार्ज। आगे बढ़ते हैं। राइट्स, शेयर होल्डर्स के पास अधिकार होते हैं कि वो कंपनी में कोई भी निर्णय
लेने के लिए आते हैं। मैं आपको सिंपल सा फंडा करता हूँ, राम मेरी कंपनी में 4 बार आएगा, उसका अथॉरिटी होती है, बिकॉज अगर आपकी कंपनी चल रही है, समझिए आपकी कंपनी चल रही है, अब मान लीजिए 1 साल है, तो 1 साल में कंपनी 3 बार दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग करती है, 4 बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, जिसमें वो शेयर होल्डर्स को बुलाती है, राम की इच्छा है जाना है कि नहीं जाना है, और वो कोई भी निर्णय लेती है तो उसको पूछती है बेटा क्या करूं, मैं क्या करूं, मतलब नॉर्मल जो रोजमर्रा के निर्णय होते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजर्स ले लेते हैं, तो अगर बड़ा निर्णय लेना होता है तो इक्विटी होल्डर्स को बुलाया जाता है इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और साल खत्म हो जाने के बाद 6 महीने के अंदर एक एजीएम होती है जिसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। इस मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है और 4 बेसिक निर्णय लिए जाते हैं, ऑडिटर अपॉइंट करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना, अकाउंट्स को अडॉप्ट करना या डिविडेंड डिक्लेयर करना। और ये चारों निर्णय लेने के लिए शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, जैसे राम को बुलाया जाएगा, पर शाम को इस मीटिंग में नहीं बुलाया जाएगा, तो शाम से तो हमने लोन ली है, तो लोन लेने वाले को मीटिंग में नहीं बुलाया जाता निर्णय लेने के लिए फॉर वोटिंग राइट्स। तो राम के पास वोटिंग राइट्स है इस तरह के निर्णय लेने के लिए, पर शाम के पास ऐसे कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, डज नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। ये कोई भी निर्णय लेने के लिए इसको बुलाया नहीं जाता। रिस्ट्रिक्शन ऑन इश्यू ऑफ एट डिस्काउंट, देखिए याद रखिएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर राम कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है तो वो डिस्काउंट में इश्यू नहीं कर सकती, ओनली एट वन एक्सेप्शन, अगर वो अपने एम्प्लॉइज को इश्यू कर रही है तो। पर अगर मान लो ये जो कंपनी है, अगर ये किसी शेयर होल्डर को अगर शेयर इशू कर रही है, किसी शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रही है, तो वो डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती, वो डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती। पर अगर वही कंपनी अपने एम्प्लॉइज को इशू कर रही है तो वो डिस्काउंट में इशू कर सकती है, और इस तरह के शेयर्स को स्वीट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्टेबिलिटी। शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स, शेयर्स को भी डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं किया जाता, लेकिन हाँ डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर आपने इश्यू करते पहले से बोल दिया हो तो। नेक्स्ट आ जाए रिडेम्पशन। कंपनी कहीं भी शेयर होल्डर्स को उसका पैसा वापस नहीं लौटाएगी, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को कंपल्सरीली आफ्टर फिक्स सर्टेन पीरियड वो पैसा लौटाएगी। मतलब क्या होता है, जब भी आप राम को कोई इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो तो राम को आप कहीं पैसा लौटा के, ऐसा नहीं बोला होता है भाई भैया आपको पैसे लौटा देंगे और आपके शेयर वापस ले लेंगे, ऐसा कभी भी कंपनी नहीं करती। हाँ कंपनी चाहे तो बाय बैक कर सकती है, करेक्ट, आफ्टर क्वालिफाइंग सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कंपनी 2013 वो बाय बैक कर सकती है, बराबर, वो चाहे तो, और वो भी शेयर होल्डर चाहे तो बेच सकता है, उसकी इच्छा हो तो बेचेगा, नहीं इच्छा हो तो नहीं बेचेगा। पर ऐसे जब कंपनी इश्यू करती है तो पहले से नहीं बोल देती भाई 10 साल बाद आपको पैसे लौटा देंगे और शेयर ले लेंगे, ऐसा कंपनी नहीं कर सकती। एक बार इश्यू कर दिया वो लाइफ टाइम के लिए इश्यू कर दिया, देयर इज नो फिक्स पीरियड। हालांकि डिवेंचर होल्डर्स में ऐसा होता है कि डिवेंचर होल्डर्स को जब डिवेंचर इशू की जाती है तो ऑलरेडी बोल दिया जाता है कि भैया हम 5 साल बाद आएंगे, आपको पैसे लौटाएंगे और डिवेंचर ले लेंगे, ये आपको पहले से ही बोल देना पड़ता है। एंड द मैक्सिमम पीरियड इज 20 ईयर्स। आप 20 ईयर्स के लिए डिवेंचर इशू कर सकते हो, फिर 20 ईयर्स के बाद आप पैसे लौटाओगे और डिवेंचर वापस ले लोगे। तो डिवेंचर के पैसे आपको लौटाने ही पड़ेंगे आफ्टर सम फिक्स पीरियड और मैक्सिमम पीरियड है 20 ईयर्स। एनी डाउट्स? नो डाउट। हालांकि इक्विटी वालों को पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। सर इनके मतलब आप लौटाओगे ही नहीं, तो बेटा कोई इशू नहीं है, राह अपने शेयर्स किसी और को ही बेच सकता है ओपन मार्केट। आगे बढ़ते हैं, चलिए सेक्शन सी हमारा हो गया, वेरी नाइस।